बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट पोएटिक बाय एरिस्टोटल। पोएटिक जो कि एक बुक है एरिस्टोटल ने लिखी है। इससे पहले एक बुक लिखी गई थी द रिपब्लिक जो कि प्लेटो ने लिखी थी। प्लेटो कौन थे? अरिस्टोटल के टीचर थे। तो उस बुक में द रिपब्लिक में प्लेटो ने पोइट्स के बारे में बात की थी कि एक अगर आइडियल स्टेट बनाना है तो जो पोइट्स जो शायर हज़रात हैं उनको स्टेट से थ्रो आउट किया जाए, क्योंकि उनकी जो शायरी है उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। उनकी शायरी में जो है सब कुछ झूठ होता है। और बताया गया था कि पोइट्री जो है ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, उसमें एग्जेजरेशन होता है, मींस बढ़ा चढ़ा के पेश करना किसी चीज़ को, और अब्यूज़िव होता है, इमिटेशन होती है, इंसान के जो इमोशंस है उनको वीक करता है। और फ़िलासफ़ी को पढ़ाना चाहिए इंस्टीड ऑफ पोइट्री, मींस जो स्कूल्स है, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे जो है फ़िलासफ़ी को पढ़ाना चाहिए इंस्टीड ऑफ पोइट्री। तो ये सब बातें किसने कही थी? ये प्लेटो ने कही थी अपने बुक में द रिपब्लिक में। तो उसके जवाब में एरिस्टोटल ने बुक लिखी पोएटिक, और पोएटिक में जो है एरिस्टोटल ने डिपेंड किया है किसको? पोइट्स को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल की बुक पोएटिक को। इसमें है 26 चैप्टर्स, और हम जो है सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो इसके हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक जो पहली वीडियो होगी वो 13 चैप्टर की होगी, और दूसरी वीडियो अगले 13 चैप्टर्स की होंगी। तो बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में देखो, चैप्टर 1 में अरिस्टोटल जो है बात करते हैं इमिटेशन पे, मींस इमिटेशन को डिस्कस करते हैं। और इमिटेशन का मतलब है कॉपी। इसमें अरिस्टोटल कहते हैं कि सारे आर्ट्स जैसे कि पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, पोइट्री, इन सब की एग्जिस्टेंस कैसे हुई? ये सब इमिटेशन की वजह से इनकी एग्जिस्टेंस हुई है। और अरिस्टोटल कहता है कि अगर इमिटेशन ना होती तो ये चीज़ें ना होती, क्योंकि इन सब को इमिटेट करके या कॉपी करके वजूद में आए हैं। और ये सारे जो है इमिटेशन पे डिपेंडेंट हैं। कौन कौन सी चीज़ें? पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, पोइट्री। अब जो प्लेटो ने लिखी थी बुक द रिपब्लिक में, उसमें उसने ज़्यादातर फोकस किया था पोइट्री पे, कि पोइट्री जो पोइट्स है वो जो है लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, और ये जो है स्टेट को वीक करते हैं। आइडियल स्टेट अगर बनाना हो तो इनको थ्रो आउट किया जाए, जो स्टेट अगर आइडियल बनाना हो। तो ये बातें उसने की थी पोइट्री के बारे में। अब इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में जो है अरिस्टोटल 3 टाइप्स ऑफ इमिटेशन की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप वो है मीडियम। मीडियम मीन्स मतलब किन ज़राए से जो है, किन ज़रियों से जो है इमिटेशन होती है। दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट्स, मतलब किन ऑब्जेक्ट्स पे इमिटेशन होती है। और तीसरा जो है मूड ऑफ इमिटेशन। तो ये चैप्टर 1 की स्टोरी थी। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में अरिस्टोटल बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन की, और डिस्कस करते हैं ट्रेजेडी और कॉमेडी को। और उनके बारे में ये बताया कि कॉमेडी के जो करेक्टर्स हैं वो वर्स्ट क्लास से होते हैं, मतलब बदतरीन क्लास से होते हैं। एंड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ टाइम, मतलब जो स्टोरी होती है वो जो वर्स्ट करेक्टर्स होते हैं वो बेटर करेक्टर्स में चेंज हो जाते हैं। किसके? कॉमेडी के जो करेक्टर्स है वो बेटर करेक्टर्स में बेहतरीन करेक्टर्स में चेंज हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि कॉमेडी के करेक्टर्स अगर वर्स्ट क्लास से नहीं होंगे तो कॉमेडी जो है सही तरीके से नहीं बनेगी। मतलब परफेक्ट कॉमेडी बनाने के लिए करेक्टर का वर्स्ट क्लास से होना ज़रूरी है। और ट्रेजेडी के जो करेक्टर्स है वो गुड नोबल क्लास या नोबल फैमिली से होंगे, लेकिन प्लॉट की इम्प्रूवमेंट की वजह से जो करेक्टर्स है वो डाउनफॉल में जाएगा। मतलब जो भी करेक्टर होगा ट्रेजेडी में वो जो है डाउनफॉल में जाएगा, उसकी ज़वाल होगी उनके कुछ डिसीशन की वजह से। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है एडिपस रेक्स, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें जो करेक्टर है वो जो है डाउनफॉल में चला जाता है। सो इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रेजेडी। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। तो तीसरे चैप्टर में बात करते हैं अरिस्टोटल जो है मैनर ऑफ इमिटेशन की। मतलब अरिस्टोटल ये बताता है कि चीज़ों की इमिटेशन कैसे करें। अब whenever the poet writes the poem he uses
3 मेथड्स टू राइट पोएम्स और 2 मेथड्स। पहला जो मैनर है, पहला जो मेथड है वो क्या है, वो नरेशन का है, और दूसरा जो है ड्रामेटिक है। अब ड्रामेटिक वो करेक्टर जो हमारे सामने कुछ करते हैं, मतलब हरकत करते हैं, वो जो है कौन से करेक्टर्स होंगे, वो ड्रामेटिक होंगे। और नरेशन मेथड में क्या होगा, नरेशन मेथड से मुराद जो है पोइट्री को एक्सप्लेन किया जाता है, उसको समझाया जाता है। और तीसरे मैनर में अगर उसकी बात करते हैं, तीसरे मैनर का में कहा जाता है कि ऐसे किरदार होने चाहिए पोइट्री में, या इस्तेमाल करने चाहिए जो हमारे सामने मूव करते हो या चलते फिरते हो। मतलब ये भी जो सेकंड है उससे मिलता जुलता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि द फर्स्ट वन इज़ यू कैन इमिटेट बाय टेलिंग, मतलब किसी पोइट्री को या स्टोरी को नरेट करना, मतलब बयान करना, इमिटेट करना। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है यू कैन इमिटेट ऑल द कैरेक्टर्स विद ऑल द कैरेक्टर्स एज एक्टिंग एज इट एक्ट, मतलब कैरेक्टर्स का जो है हरकत करना, जैसे ड्रामा होता है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ड्रामेटिक कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 में जो है ओरिजिन ऑफ पोइट्री के बारे में अरिस्टोटल बताते हैं। देखो चैप्टर 4 में सबसे पहले जो है ये बताते हैं कि पहले इमिटेशन, मतलब जो इमिटेशन है, इमिटेशन इज़ नेचुरल टू मैन फ्रॉम चाइल्डहुड, कि हम जब किसी को इमिटेट करते हैं ये जो है हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम किसी की इमिटेशन करते हैं तो उससे हमें मज़ा आता है, हम अच्छा फील करते हैं किसी को इमिटेट करके, और ये जो है इंसानों में नेचुरली तौर पे होता है। दूसरा जो है रितम, मतलब रितम से जो हमारा लगाव है उसकी वजह से आती है। तो यहाँ पे मतलब जो अरिस्टोटल है उसने ह्यूमन की इमिटेशंस के बारे में बात की है, बनिस्बत ये जो एनिमल्स के जो इमिटेशन है उसके बारे में इतना नहीं बताया गया है। फिर बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में अरिस्टोटल कहते हैं सो इट्स टाइटल इज़ कॉमेडी एंड डिफरेंस बिटवीन एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी। तो इन दोनों के बारे में बात की गई है। अब एपिक पोइट्री जो है उसको नरेट किया जाता है, लेकिन ट्रेजेडी को जो है परफॉर्म किया जाता है, स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है, मतलब जो एपिक पोइट्री है उसको नरेट किया, जिसको बयान किया जाता है, लेकिन ट्रेजेडी को जो है परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह एपिक पोइट्री हैज़ नो लिमिट, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन ट्रेजेडी की जो है लिमिटेशन होती है। अब एडिफस रेक्स है, उसकी एक लिमिटेशन है, मतलब उसकी एक एंडिंग होती है। तो एपिक पोइट्री की जो है कोई लिमिटेशन नहीं होती, और ट्रेजेडी की जो है वो लिमिटेड होती है। इन एपिक पोइट्री सिंगल टाइप ऑफ मीटर इज़ देयर। और अरिस्टोटल मज़ीद कहते हैं कि ऑल द पार्ट्स ऑफ एन एपिक पोइट्री आर इंक्लूडेड इन कि जितने भी पार्ट्स हैं एपिक पोइट्री के वो सारे ट्रेजेडी में इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो ट्रेजेडी के पार्ट्स हैं वो जो है एपिक पोइट्री में आपको नज़र नहीं आएंगे, उसमें इंक्लूड नहीं होते। तो ये जो है चैप्टर 5 के बारे में बताया गया है कि मतलब डिफरेंस बिटवीन एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी। और एक और पॉइंट, अ जज ऑफ गुड एंड बैड मीन्स जो जजमेंट होती है वो जो है दोनों में होती है, एपिक पोइट्री में भी हम करते हैं और साथ में जो ट्रेजेडी है उसमें भी करते हैं। उसके बाद चैप्टर 6 की अगर बात करें तो चैप्टर 6 में हमें ये बताया गया है, अरिस्टोटल ये बताते हैं कि चैप्टर 6 में अरिस्टोटल बात करते हैं ट्रेजेडी के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में। तो ट्रेजेडी के बारे में अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि अ ट्रेजेडी देन इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस एंड आल्सो एज हैविंग मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इट सेल्फ। मतलब जो ट्रेजेडी है वो जो है कंप्लीट होती है, और उसका एक मैग्नीट्यूड मीन्स उसमें एक शिद्दत होती है, एक मीन्स उसमें पिट्ठी और फेर ये दोनों भी होते हैं। मतलब जो जज्बा होता है फिटी और फेर का वो भी हमें एवोक होता है, जागता है। अब ट्रेजेडी को संजीदा और मुकम्मल होना चाहिए, उसको ड्रामेटिक मैनर में नहीं होना चाहिए, और पिट्ठी और फेर हो, मतलब लोगों में पिट्ठी और फेर दोनों का जज्बा जाग उठे, अगर ये होगा तो वो ट्रेजेडी होगी। अगर 6 एलिमेंट्स की बात करें तो 6 एलिमेंट्स में हमारे पास जो ट्रेजेडी के वो है प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, म्यूज़िक एंड स्पेक्टिकल। तो ये इसके 6 एलिमेंट्स हैं। अब अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट सबसे बेस्ट प्लॉट क्या होता है, उसकी जो है मतलब बिगनिंग होती है, मिडल उसमें होती है, और साथ में उसकी एंडिंग होती है। तो ये एक बेस्ट प्लॉट है, मतलब प्लॉट शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर एलिमेंट्स में
एलिमेंट्स की बात करें ट्रेजेडी में। उसके बाद अगर करेक्टर्स की बात है, मतलब उसमें कुछ अच्छाइयाँ होनी चाहिए जो करेक्टर है, और आम लोगों से मीन्स वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए। और मज़ीद ये बताया गया है करेक्टर के बारे में कि जो करेक्टर है जो जिस प्रोफेशन में है उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब कोई अप्रोप्रिएटनेस, मतलब प्रिंस है तो उसके अंदर वो प्रिंस वाली जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए, प्रिंस जैसी बात होनी चाहिए उसमें। और जो करेक्टर जो है यूनिवर्सल होने चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए। अगर कोई औरत का करेक्टर है तो उसमें मर्द की क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जो है अरिस्टोटल ने करेक्टर के बारे में बताया है। उसके बाद अगर थॉट की बात करें, जब कोई करेक्टर बहुत सोचता है और सोचने के बाद फ़ैसला ले लेता है तो ये जो है थॉट में आता है। द इनर क्वेश्चनिंग दैट गोज़ ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ अ करेक्टर एंड मेक्स हिम चूज़ अ सर्टन पाथ इज़ कॉल्ड थॉट। डिक्शन की अगर बात करें तो डिक्शन जो है, इससे मुराद ये अरिस्टोटल कहते हैं अगर पोइट्री लिखी जा रही हो तो फिर लैंग्वेज मींस थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। जो लैंग्वेज वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, उसमें फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अगर प्रोज़ लिखे जा रहे हो तो फिर आसान से आसान लैंग्वेज में उसको लिखा जाए, मतलब आसान से आसान लैंग्वेज उसमें यूज़ किया जाए। और म्यूज़िक की अगर बात करें तो अरिस्टोटल कहते हैं जिस तरह ट्रेजेडी में करेक्टर होना ज़रूरी है, इसी तरह कॉरस मीन्स हमहंगी, या तो ये भी होना चाहिए, ज़रूरी है। कॉरस का मतलब अगर देखा जाए, कॉरस का मतलब है ग्रुप ऑफ सिंगर्स या ग्रुप ऑफ डांसर्स। और स्पेक्टिकल अरिस्टोटल के मुताबिक जो है स्पेक्टिकल हैज़ लीस्ट इम्पोर्टेंस। अरिस्टोटल कहते हैं जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं वो अपना पूरा फोकस जो है प्लॉट पर रखते हैं। बड़े राइटर्स जो है स्पेक्टिकल्स की तरफ ध्यान नहीं देते, और जो ड्रामेटिस्ट स्पेक्टिकल्स पर ध्यान देता है उसका ड्रामा बिल्कुल बेकार बनता है। तो ये जो है चैप्टर 6 की स्टोरी थी जो अरिस्टोटल बता रहे। चैप्टर 7 की अगर बात करें, चैप्टर 7 में अरिस्टोटल बात करते हैं प्लॉट के हवाले से, स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट के हवाले से, कि प्लॉट किस तरह होना चाहिए। उसकी एक अच्छी स्टार्ट होनी चाहिए, मिड होना चाहिए, और उसकी एक अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन ब्रॉट टू एन इन एंड मस्ट बी फुली कंप्लीट विद इट, and it should be a good start, a good note and a good end। प्लॉट के बारे में बात कर रहा है कि प्लॉट की एक अच्छी जो है शुरुआत होनी चाहिए, और एक अच्छी जो है मिड होनी चाहिए, और एक अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 में यूनिटी ऑफ प्लॉट के बारे में बताया गया है। अरिस्टोटल कॉल्स यूनिट ऑफ इमिटेशन, और स्टोरी जो है वो कम्प्लीटली अनचेंजेबल होनी चाहिए। एंड उसने एग्जाम्पल दी है हेरेक्लेट, अथेसाइड ऑफ और अदर पोएम्स ऑफ दैट काइंड। और मतलब प्लॉट की जो है यूनिटी होनी चाहिए, ना कि उसकी तबाही हो। जैसे उसने बताया था चैप्टर 7 में कि एक अच्छी स्टार्ट, एक अच्छी मिड और एक अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। दैट्स द रिकग्नाइजेशन ऑफ गुड प्लॉट। इसके बाद चैप्टर 9 की बात करें तो चैप्टर 9 में अरिस्टोटल ये बताता है, चैप्टर 9 में जो है अरिस्टोटल बात करते हैं हिस्ट्री और उसके मतलब पोइट्री और हिस्ट्री एंड विद द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ ऑफ देम। सो अरिस्टोटल बताता है कि पोइट्री जो है ज़्यादातर फ़िलोसफिकल है और हिस्ट्री में कम फ़िलोसफी होती है। पोइट्री का जो थीम है वो यूनिवर्सल होता है, लेकिन हिस्ट्री किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास कौम या किसी ख़ास इलाके के लिए लिखी जाती है। पोइट्री जो है ट्रुथ बताती है और हिस्ट्री जो है ख़ास फैक्ट्स को सामने लाती है। मीन्स द हिस्टेरियन जो हिस्ट्री लिखते हैं tells recent events and the individual is interested as well. The poet evokes what could happen and does the general. And Aristotle says that the poet's function is to describe not the thing that has happened. Means poet का काम है कि ये वो चीज़ों को एक्सप्लेन ना करे जो रोनमा हो चुके हैं, but a kind of thing that might happen. उस चीज़ के बारे में थे जो मतलब शायद वो वाक़या वो रोनमा हो जाए, उस चीज़ के बारे में बताए पोइट्स। तो चैप्टर 9 की एक शॉर्ट सी समरी थी। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 में अगेन अरिस्टोटल डिस्कस करते हैं प्लॉट के बारे में।
और इस बार प्लॉट के बारे में ये बताया कि प्लॉट जो है सिंपल और कम्प्लेक्स होता है। अब सिंपल प्लॉट कैसा होता है, तो सिंपल प्लॉट में क्या होता है कि जो फॉर्चून होता है वो टेक्स प्लेस विदाउट रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के बग़ैर जो रिवर्सल होती है प्लॉट की, मतलब किस्मत जो है हमारी बदल जाती है। एंड विदाउट रिकग्निशन, बग़ैर रिकग्निशन के। और कम्प्लेक्स प्लॉट में क्या होता है, कम्प्लेक्स प्लॉट यूजेस द सिचुएशनल टूल्स ऑफ रिवर्सल एंड रिकग्निशन। दीज सिचुएशंस शुड बी नेचुरल एंड लॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ द प्रीसीडिंग सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशंस है ये नेचुरल होने चाहिए और लॉजिकल इफ़ेक्ट इसके होने चाहिए ऑन द प्रीसीडिंग या ऑफ द प्रीसीडिंग सिचुएशंस। अब बात करते हैं चैप्टर 11 की। तो चैप्टर 11 में क्या बताया गया है, अरिस्टोटल डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ रिवर्सल ऑफ सिचुएशन एंड रिकग्निशन, मतलब रिवर्सल ऑफ सिचुएशन एंड रिकग्निशन के बारे में बात करते हैं अरिस्टोटल। अब रिवर्सल एंड रिकग्निशन यूजुअली इंस्पायर, इसमें भी पिटी और फेयर का ही जिक्र आता है कि ऑडियंस में जो है पिटी और फेयर जो है एवोक होता है, मींस जो इमोशंस होते हैं पिटी और फेयर के वो जो है एरोज होते हैं। जैसे कोई भी जो प्रोटोगनिस्ट होता है, मीन जो हीरो होता है, वो जो है एक्सपीरियंस करता है, मीन्स उसकी अचानक इस तरह शिफ्टिंग हो जाती है फ्रॉम हेट टू लव या लव टू हेट। तो ये इसकी एक एक्सपीरियंस हो जाता है, मींस एक शिफ्टिंग हो जाती है। कोई भी स्टोरी हो या ट्रेजिडी हो तो उसमें इस तरह होता है कि कभी जो प्रोटोगनिस्ट है उसको जो है इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, या वो जो है गुज़रता है मतलब लव से, या कभी कभार वो हेट से, मतलब या उसे बहुत ज़्यादा हेट मिलती है या उसे बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत मिलती है। तो ये कौन करते हैं, ये सारे जो है ऑडियंस हैं। मतलब ऑडियंस तो करते नहीं, मतलब ऑडियंस में जो है एक पिटी और फेयर का जज्बा जो है एरोज हो जाता है, एवोक होता है। तो जब कोई भी प्रोटोगनिस्ट जो है सफ़र करता है हेट से लव तक या लव से हेट तक, तो जो ऑडियंस है उनमें जो है पिटी और फेयर का जो है जो इमोशंस हैं, जो कैथारसिस है, वो एरोज होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे दो जो लास्ट मैंने वर्ड्स लिखे हैं, पेरिफेटिया और एनाग्नोरिसिस। पेरिफेटिया का क्या मतलब है, इसमें रिवर्सल होती है। कोई भी प्रोटोगनिस्ट है मीन्स फ्रॉम गुड टू बैड और बैड टू गुड, जैसे वही बात है फ्रॉम हेट टू लव और लव टू हेट। सो ये कब होता है, ये यूजुअली होता है एट द मीन्स जब क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, और ऑफन prompted by एनाग्नोसिस, और द क्लाइमैक्स ऑफ अ स्टोरी मीन्स द टर्निंग पॉइंट इन द एक्शन। अब क्लाइमैक्स ऑफ स्टोरी का क्या मतलब है, जो टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी में या एक्शन में, किसी भी स्टोरी में, तो उसको हम जो है क्लाइमैक्स ऑफ स्टोरी कहते हैं। वेयर थिंग्स बिगेन टू मूव टूवर्ड्स अ कंक्लूजन, जहाँ पे एक कंक्लूजन आपको मिलती है। और एनाग्नोसिस का क्या मतलब है, एनाग्नोसिस को अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो डिस्कवरी को कहते हैं, या रिकग्निशन और डिस्कवरी। ये वो लम्हा होता है जब हीरो और या कोई भी दूसरा करेक्टर हो वो जो है इग्नोरेंस से जो है पास होता है नॉलेज की तरफ, मीन्स दैट करेक्टर या दैट प्रोटोगनिस्ट, दैट हीरो दैट passes फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, दिस कुड बी अ रिकग्निशन ऑफ सम फैक्ट अबाउट वन सेल्फ। अब ये क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि दिस कुड बी अ रिकग्निशन ऑफ अ लॉन्ग लास्ट फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, और इट कुड बी अ सडन रिकग्निशन ऑफ सम फैक्ट अबाउट वन सेल्फ। अब जब सपोज़ कोई भी स्टोरी हो, इसके बेस्ट एग्जांपल जैसे एडिपस रेक्स है, तो उसमें क्या होता है, जो एडिपस रेक्स के साथ होता है, अगर आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी हो तो मतलब हमें ऐसा शो होता है कि शायद ये जो वाक़या इस स्टोरी में हो रहा है ये हमारे साथ रोनमा ना हो जाए, मीन्स हमारे साथ अक्कर ना हो जाए, हैपन ना हो जाए। तो ये जो है इससे जो है हमारे अंदर जो है पिटी और फेयर का जो है एक जो मीन्स जो कैथारसिस है, जो इमोशंस है वो एरोज होते हैं। तो चैप्टर जो है 11 है वो इसी बारे में बताया गया है कि जो करेक्टर होता है, जो प्रोटोगनिस्ट होता है, वो जो है सफ़र करता है फ्रॉम बैड टू लव, मीन्स फ्रॉम हेट टू लव और फ्रॉम लव टू हेट। सो चैप्टर 12 की अगर बात करें तो चैप्टर 12 में अरिस्टोटल
डिस्कस करता है अबाउट द पार्ट्स ऑफ परफेक्ट ट्रेजेडी। अब उसमें कौन कौन से जो है परफेक्ट ट्रेजेडी में कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, तो इसके अगर पार्ट्स हैं वो हैं प्रोलॉग, एपिसोड, एक्सोड एंड अ कॉरल पोर्शन। और ये सब कंसिस्ट होते हैं किस पे, पैरोट पे, PAROD, पैरोट। पैरोट का क्या मतलब है? पैरोट का मतलब ये जो एंशियंट ग्रीस थिएटर थी उसमें क्या होता था कि जो साइड से एंट्रेंस होती थी किसी भी कैरेक्टर की स्टेज पे, अब आजकल भी आप देख रहे हैं जो स्टेजेस होते हैं वहाँ पे साइड पे क्या होता है, साइड से ही लोग आते हैं कुछ परफॉर्म करने के लिए। तो ये उस वक्त उस ज़माने से चलता आ रहा है, और मींस कब से, एंशियंट ग्रीक थिएटर से, तो वहाँ से चलता आ रहा है। अब या इसका ये मतलब भी है पैरोट का कि द फर्स्ट सॉन्ग दैट इज़ संग बाय द कॉरस एट द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी में क्या होता था कि जो सबसे पहला गाना गाया जाता था, कॉरस का मतलब है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, जो ग्रुप ऑफ सिंगर जो पहला गाना गाते थे उसको हम पैरोड भी कहते हैं। और प्रोलॉग का क्या मतलब है? प्रोलॉग, देखो प्रोलॉग भी एक ग्रीक वर्ड है, और प्रो का मतलब है बिफोर, और लॉग मीन्स लॉगस विच मीन्स वर्ड, मीन्स बिफोर वर्ड। सो ये जो है ओपनिंग होती है स्टोरी की, किसी भी स्टोरी के जो ओपनिंग होती है उसमें इस्टेब्लिश की जाती है। किसी भी स्टोरी को जो है, जो बैकग्राउंड होता है किसी और स्टोरी को, उसको जो है रिप्रेजेंट मीन्स उसकी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिफोर स्टार्टिंग अनदर स्टोरी। और एक्सोड का मतलब है अ कॉमिक आफ्टर फीस्ट इन द एंशियंट रोमन थिएटर। तो सिंपल अरिस्टोटल ये बताना चाह रहा है कि कुछ ट्रेजेडीज़ जो है उनमें जो सॉन्ग्स होते हैं वो दे आर फ्रॉम द स्टेज एंड अ कॉम्स एंड अ लिमिटेशन संग बाय बोथ एक्टर एंड कॉरस। कॉरस का मतलब है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स या ग्रुप ऑफ डांसर्स या ग्रुप ऑफ एक्टर्स, तो उसको हम कॉरस कहते हैं। और लास्ट जो 13 हम आज डिस्कस करेंगे, दैट्स अबाउट अरिस्टोटल डिस्कस दैट व्हाट इज़ द पॉइंट टू एम इट एंड व्हाट इज़ इट टू अवॉइड इन कंट्रास्टिंग हिज प्लॉट्स। मतलब एक अच्छा प्लॉट लिखने के लिए क्या करना चाहिए उससे, और उसे कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, और पॉइंट के लिखने का मकसद क्या है। सो 3 फॉर्म्स ऑफ प्लॉट टू बी अवॉइडेड एंड गुड प्लॉट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। बेहतरीन ट्रेजेडी के लिए बेस्ट यही है कि प्लॉट का जो है कम्प्लेक्स होना ज़रूरी है। अगर प्लॉट सिंपल होगा तो वो ट्रेजेडी मज़े की नहीं होगी। तो अरिस्टोटल ये कहता है कि बेहतरीन प्लॉट, अगर वाकई बेहतरीन ट्रेजेडी बनानी है तो उसका जो है प्लॉट कम्प्लेक्स होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि पिटी और फेयर का जो है बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ प्लॉट टू बी अवॉइडेड, और मीन्स 3 फॉर्म्स ऑफ प्लॉट टू बी अवॉइडेड, उसमें कौन कौन से हैं? सो 3 फॉर्म्स ऑफ प्लॉट टू बी अवॉइडेड। अब जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? अ गुड मैन, एक अच्छा इंसान, मस्ट नॉट बी सीन पासिंग फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी। और दूसरा पॉइंट क्या है? अ बैड मैन फ्रॉम मिजरी टू हैप्पीनेस। एंड द फर्स्ट सिचुएशन इज़ नॉट फेयर, इंस्पायरिंग और पीटियस बट सिंपली ऑडियस टू अस। और तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि एन एक्सट्रीमली बैड मैन मीन्स जो इंतहाई बुरा हो, दैट मस्ट बी सीन मीन्स फॉलिंग फ्रॉम हैप्पीनेस इनटू मिजरी। अब अगर एक ऐसा करेक्टर जो फॉल कर रहा हो हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ, सो इस स्टोरी में क्या होगा, तो हमारे अंदर तो मतलब फीलिंग्स तो जाग जाएगी, जो फीलिंग्स होगी वो जाग जाएगी, बट वो फीलिंग जो है पिटी और फेयर के नहीं होंगे। सो बट इट विल नॉट मूव अस टू ईदर पिटी और फेयर। सो अरिस्टोटल टेल्स दैट इट should avoid early simplest movements such as the complete downfall of the antagonist, because this type of plot does not evoke emotion in the audience. अब अगला जो लास्ट पॉइंट है, गुड प्लॉट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज़ इट मस्ट फोकस अराउंड वन सिंगल इशू। अच्छा, एक बेहतरीन प्लॉट अगर आपने वाकई कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके सबसे पहला पॉइंट ये है कि सिंगल इशू पे मींस जो प्लॉट है वो
वो घूमना चाहिए इर्द गिर्द उसको, मतलब उसकी जो फोकस हो वो सिंगल इशू पे हो। दूसरा पॉइंट ये है द हीरो मस्ट गो फ्रॉम फॉर्चून टू मिस फॉर्चून रादर देन वाइस वर्सा। मीन्स जो हीरो है दैट मस्ट गो फ्रॉम फॉर्चून टू मिस फॉर्चून रादर देन वाइस वर्सा। और थर्ड पॉइंट ये है द मिस फॉर्चून मस्ट रिजल्ट फ्रॉम हेमार्शिया। और लास्ट पॉइंट, हेमार्शिया का मतलब है ट्रेजिक फ्लॉ। और लास्ट पॉइंट क्या है, द हीरो शुड बी एट लीस्ट ऑफ इंटरमीडिएट वर्थ एंड इफ़ नॉट ही मस्ट बी बेटर नेवर वर्स देन द एवरेज पर्सन। सो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जो 14 से लेके 26 तक चैप्टर्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो चैप्टर 1 से लेके 13 तक तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।